हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विवेक कुमार और आप लोग देख रहे हैं हिस्ट्री बाय चैनल, जहां पे हम सिर्फ हिस्ट्री को पढ़ते नहीं बल्कि हिस्ट्री क्रिएट करने का जुनून भी पैदा करते हैं। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में महाजनपद के बारे में बताया मैंने। अब आज के इस वीडियो में उन महाजनपद में 16 महाजनपद की चर्चा है। किसमें? अंगुत्तर निकाय में। महाजनपद समझ लीजिए आज के समय जैसे स्टेट्स हैं, तो 16 में से सबसे जो पावरफुल महाजनपद हो गया था मगध। मगध की धरती, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। खैर, तो वही मगध के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बेसिकली अगर मैं बात करूं आज के टाइम मगध कहाँ है, तो बिहार का अगर आप मैप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का मैप बनता है। 3 महाजनपद बिहार में थे, 8 महाजनपद यूपी में थे। सबसे ज्यादा महाजनपद किस स्टेट में थे आज के टाइम के स्टेट में? यूपी में सबसे ज्यादा, आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं। तो भाई मगध था, अंग था, वृज्जी था। वृज्जी ऊपर वाले एरिया में सीतामढ़ी वगैरह है। वृज्जी अंग जो है, अंग महाजनपद आजकल के जो आज के समय भागलपुर हो गया, मुंगेर हो गया, इस साइड में। मुंगेर में आपको पता है कि क्या बंदूक बनाने वाली कारखाना भी लगा हुआ है, ठीक है। खैर, मगध की धरती इतनी ज्यादा क्यों, मतलब इतना मगध मेन या सुप्रीम कैसे बन गया? देखिए, यहाँ पे 2 नदियां हैं। एक तो गंगा नदी जो कि बिहार को बीच से बांट रही है, ऐसे ऐसे जाती है बीचों बीच से। दूसरी अमरकंटक से निकलती है एक सोन नदी, रिवर। वो दोनों जाके मिल जाती हैं पटना नामक स्थान पे, जो कि मगध में ही पड़ता है, मतलब बिहार में पड़ता है आज के टाइम तो। पर वो मगध क्या था, ऐसे समझ लीजिए डिस्ट्रीब्यूटेड था। तो भाई नदियां जहां जाएंगी, मिट्टी को क्या कर देंगी? उपजाऊ कर देंगी। मिट्टी उपजाऊ होगी क्योंकि एग्रीकल्चर उस समय लोग जानते थे, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? इनकम जनरेट होगी और धीरे धीरे नगरीकरण होने लगेगा। यानी वैदिक सभ्यता से हम किसमें से शिफ्ट हो रहे हैं? धीरे धीरे नगरीकरण, यानी महाजनपद में। तो हरियंक डायनेस्टी सबसे पहली समझ लीजिए वंश था जिन्होंने कहाँ राज किया? मगध की भूमि पर राज किया। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ लिया जाता है। अब ज़्यादा मैं ज्ञान नहीं दूंगा, केवल डेटा बताता हूँ। जल्दी जल्दी आप लोग नोट आउट करते रहिए। सबसे पहले बिंबिसार ने राज किया। बिंबिसार नाम है उसका। इसने अपनी राजधानी किसको बनाई? राजगीर को बनाई। राजगीर जो कि मगध में पड़ता है, मगध में। तो ये मगध में शासन कर रहा था, इधर इधर नहीं, मगध में शासन कर रहा था। लेकिन बिंबिसार क्या था? फाउंडर ऑफ हरियंक वंश है। फाउंडर ऑफ हरियंक वंश कौन सा? बिंबिसार। बिंदुसार नहीं बोल रहा हूँ, बिंबिसार, बिंबिसार, ठीक है। बिंदुसार अभी अशोक का पिताजी है, वो आगे आएगा, ठीक है। तो बिंबिसार की बात की हमने कि भैया ये संस्थापक थे हरियंक वंश के। दूसरा, राजगीर इन्होंने अपनी कैपिटल बनाई। तीसरा कि भैया इन्होंने ये जो अंग महाजनपद है ना, इसको कैप्चर कर लिया था। देखो, राजा उस समय जो राजा था, राजा क्या करता था? ये सभी किस समय की बातें हैं? 544 से 412, यानी बहुत बीसी मतलब बिफोर द क्राइस्ट, यानी 2000 के, जैसे अभी 2024 चल रहा है, इससे पहले जाओगे 2023, इसी तरह पीछे चलते जाओगे तो एक टाइम आएगा कि 0 आएगा। फिर 0 के भी पीछे जाओगे तो माइनस में नंबर नहीं आएगा, फिर वो आ जाएगा क्या? बिफोर क्राइस्ट में आ जाएगा। यानी 1 बिफोर क्राइस्ट, 2 बिफोर क्राइस्ट, 3, 4, 5, 6, इसी तरह 544 बिफोर क्राइस्ट आएगा और ये 412 बीसी, एक मतलब 100 साल लगभग रफली मान लो। तो इतने इन्होंने क्या किया? राज किया। अब भाई बिंबिसार ने और क्या किया? अंग महाजनपद को कैप्चर कर लिया। क्योंकि युद्ध करके ही पहले उस समय क्या करते थे राजा, अपने आप को, मतलब राजा कितना बलशाली है वो युद्ध से ही पता चलता था, ऐसा मतलब उन लोग की मान्यता थी। और उस समय डेमोक्रेसी, लड़ाई झगड़ा मत करो, इस टाइप की चीजें नहीं थी बेसिकली। तो भैया युद्ध करके उन्होंने अंग महाजनपद को भी कैप्चर कर लिया। तो अब क्या हुआ? कहाँ गया मेरा मार्कर, कहाँ चला गया? हाँ, तो अब क्या हुआ बेसिकली दोस्तों, मगध बड़ा हो गया। क्यों भाई? अंग महाजनपद को भी तो कैप्चर कर लिया है। तो मगध साम्राज्य कितना हो गया? इतना हो गया। देखना, यही मगध साम्राज्य धीरे धीरे इतना बड़ा हो जाता है, इतना विशाल हो जाता है चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, कि भैया आज का जो अफगानिस्तान है उस एरिया तक ये फैल जाता है। अभी इसने केवल क्या किया? बिहार का पूरा पोर्शन साउथ का ले लिया, ठीक है, बिंबिसार ने मिलके। फिर भैया बिंबिसार को मार डाला। किसने? इसी के बेटे ने, जिसका नाम था अजातशत्रु। अजातशत्रु यानी शत्रुओं को भी विजय, यानी उनको भी मारने वाला, शत्रुओं को। उसका क्या नाम है? अजातशत्रु। इसी को पितृहंता भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसने अपने पिता को मार के गद्दी पे बैठा था। और इसी को कुड़िक भी कहते हैं। अब बोलते हैं भाई, अभी पेपर में पूछा था कुड़िक किस उसको राजा को बोलते हैं, तो भाई अजातशत्रु था, ठीक है, इसका नाम याद रखिएगा। इसी के टाइम जो बहुत ही फेमस उस समय की घटना थी वो थी गौतम बुद्ध जी का निधन हुआ था और पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। आपको बताया है पहली बुद्धिस्ट काउंसिल के टाइम पे जो राजा था वो कौन था? अजातशत्रु था। और इसका मतलब इसने बौद्ध धर्म को माना होगा। पेपर में क्वेश्चन भी आता है, अजातशत्रु और रिलेटेड टू विच धर्म, मतलब विच रिलीजन, ठीक है। तो वो ज्यादातर किससे? बौद्ध धर्म से वो था, प्रभावित था। फिर भैया इसको किसने मारा? अजातशत्रु को मार दिया उसके बेटे ने। जैसा करोगे वैसा मिलेगा। तो बिंबिसार को मारा किसने? उसी के बेटे ने, अजातशत्रु ने। तो अजातशत्रु को भी मारा किसने? उसके बेटे उदयन ने। उदयन ने भी मार के गद्दी पे बैठ गया। अब उदयन मारा है तो अब क्या किया इसने? ये राजगीर को इसने कैपिटल बनाया
और इसने क्या किया, इसने भी वही कैपिटल उसी को बनाया। कैपिटल सिटी मतलब मेनली जो सारा काम काज कहाँ पे करेंगे राजा, वो सब मंत्रालय वगैरह वो सब समझ लीजिए एक तरीके से उस समय। तो फिर जब उदयन आया मार के इसको, तो भैया इसने पाटलिपुत्र यानी पटना नामक शहर का, जिसको हम पुरुषपुर भी या फिर कुसुमपुर भी आज के समय तो वैसे कुसुमपुर नहीं कहते हैं, पहले कुसुमपुर भी बोला जाता था, उसकी स्थापना कर दी। किसने? उदयन ने। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पटना की स्थापना किस राजा ने कराई थी, यानी इसने अपनी कैपिटल किसको बनाया होगा? इसको। इसीलिए तो उस शहर को स्थापित किया, क्योंकि ये शहर संगम के किनारे था, गंगा और सोन रिवर जहाँ मिलती हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है पटना शहर किस उसके किनारे है। वैसे बहुत ही लल्लू क्वेश्चन हो गए, बहुत ही इजी है, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। तो इतना समझ आया। अब चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अब देखो अब क्या है, उदयन था, उदयन का बेटा आता है नागदशक। उदयन ने आपको बताया कि पाटलिपुत्र यानी पटना की स्थापना करी। उसका बेटा आता है नागदशक, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया शासक नहीं था, अयोग्य था। मतलब ये समझिए उस समय उसने युद्ध नहीं जीता होगा, इसलिए उसको अयोग्य कह दिया। क्यों? क्योंकि उसमें राजा अगर युद्ध लड़ता था तो, और युद्ध लड़के जीतता था तो वो योग्य था, समझ लीजिए इस तरह। और राजाओं का अगर आपने देखा होगा तो जीवन भले ही उनका बहुत ही सुखद होता है, सब कुछ जो बोलो वो मिल जाता है, लेकिन उनकी मृत्यु बड़ी अजीब होती है। या तो ऐसे चाकू मार देता है, बच्चा मार देता है अपना खुद का, या जहर पिला के मृत्यु हो जाती है, या फिर लड़ते हुए युद्ध में ही मृत्यु हो जाती है। तो ये राजा का मतलब मृत्यु काफी दर्दनाक हो जाती है, ठीक है। तो राजा भी होना बड़ी बात थी। उदयन का बेटा जो था नागदशक आता है। नागदशक क्या करता है? नागदशक अपना काम करता है। उदयन को देखो चक्कू किसी ने मार डाला था। उदयन कैसे खत्म हुआ था उसकी भी कहानी है। उदयन को किसी ने चक्कू मार दिया था, वो कौन था वो पता ही नहीं चला। फिर उसका बेटा बन जाता है वहाँ का शासक मगध का। हालांकि अब मगध ने अंग जनपद को कब्जा कर लिया था, और जब उदयन था तो उदयन ने इसी को वृज्जी ऊपर वाले को भी क्या कर लिया था? घेर डाला था। यानी कि इसी वंश ने, हर्यंक वंश ने ये पूरा बिहार समझ लीजिए कैप्चर कर लिया था अपने पूरे शासन काल में। ये जो 100 साल का शासन काल है, 100-150 साल का। फिर नागदशक का जो सेनापति था उसका नाम था शिशुनाग। इसने क्या किया? इसी नागदशक को गोली कह रहा हूँ, गोली तो थी नहीं, इसमें चक्कू मार दिया। और जैसे इसको चक्कू मारा था वही सेम टू सेम इसके साथ कर दिया और इसको खत्म कर दिया। अब भाई जैसे ही इसको मारा, अब उसके बाद एक दूसरी डायनेस्टी यानी दूसरा वंश चालू हो जाता है, क्योंकि ये दूसरे वंश की स्थापना कर देता है जिसका नाम है शिशुनाग वंश। अब इसको भी पढ़ना पड़ेगा। तो इतना समझ आया ना? अब चलो शिशुनाग वंश देखते हैं, ठीक है। अब देखो यार, अब क्या हुआ, अब शिशुनाग वंश चालू हो गया, क्योंकि भैया हत्या कर दी किसने? नागदशक की, शिशुनाग ने। तो अब भाई हत्या कर दी है, तो अब उसी जगह पे तो काम करेंगे नहीं भाई। पहले राजधानी उन लोगों की क्या थी? पाटलिपुत्रा थी। तो अब इसने भैया पाटलिपुत्रा से चेंज कर दी राजधानी, तुरंत बनाई वैशाली को अपनी राजधानी। ऑब्वियस ही बात है, अब किसी को जहाँ मारा है उसी के वहीं पे काम करोगे क्या? पहले जगह से क्लीन करोगे, दूसरी जगह पे अपनी राजधानी। मजाक कर रहा हूँ, पर बेसिकली समझो, याद करने के लिए बता रहा हूँ। तो इस वंश में राजधानी क्या थी? पूरे वंश में नहीं, शिशुनाग के टाइम पे राजधानी क्या थी? वैशाली थी। फिर उसका बेटा आया कालाशोक, इसका बेटा था कालाशोक। उसने अपनी राजधानी को वापस से पाटलिपुत्र यानी पटना को वापस से राजधानी बना दी। ये दोनों इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं, ये इसमें याद रखो। दूसरा, जब शिशुनाग वंश यानी कि शिशुनाग वंश डायनेस्टी अपना वो कार्यकाल कर रही थी, उसने मगध साम्राज्य को और बड़ा फैला दिया। जैसे कि मगध के बगल में अगर हम बात करें तो ये बिहार है, बिहार के बगल में पड़ता है यूपी। यूपी का ये पार्ट जो है ये कहलाता था उस समय मल्ल महाजनपद। कौन सा महाजनपद? मल्ल। आपको बताया है ये देवरिया वाला साइड यूपी में इस समय जहाँ पे देवरिया है यानी ईस्टर्न यूपी, इस साइड पे क्या है? मल्ल महाजनपद उस समय पाया जाता था। तो इसको कब्जा कर लिया था इन्होंने। दूसरा, इसके ही साइड में नीचे बंगाल है भाई, बिहार से सटा हुआ बंगाल है। अगर मैं मैप दिखाऊं आपको तो मेरे सामने इस समय मैप ये है। तो अगर आप डायग्राम देखेंगे बिहार का, तो बिहार आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा, और बिहार के ही जस्ट क्या है बगल में बंगाल है। तो बिहार को पूरा मतलब मगध तो छोटा सा था उसमें, बिहार में भी नहीं था, मतलब बिहार का छोटा सा पोर्शन था। इसको बढ़ाते शिशुनाग वंश ने क्या किया? एक तो अवंती यानी आज के समय मध्य प्रदेश का एरिया आ जाता है। तो मध्य प्रदेश में अवंती की ही राजधानी थी क्या? माहिष्मती। आपको पिछले महाजनपद वाला आपको पता होना चाहिए, देखिए तभी आपको समझ आएगा, क्योंकि उस समय इस तरह राज्य नहीं थे कि यूपी ये वो, उस समय तो महाजनपद थे, उन्हीं को कब्जा कर लेते ये लोग। तो मगध वालों ने क्या किया शिशुनाग वंश में? इतना याद रखो कि अवंती, मल्ल और कौन सा हो गया? वत्स भी महाजनपद है। ये सभी को क्या कर लिया? कब्जा कर लिया था, ठीक है। तो
तो भैया इसमें शिशुनाग वंश ने, आपको पता चल गया कितना इन लोगों ने एरिया अपना कैप्चर कर रखा था, पूरा का पूरा। उसके बाद भैया इसका बच्चा आ जाता है कौन, काला शोक। नाम से इसका क्या है, काला शोक, यानी शोक यानी दुख के लिए भी ये काल का काम करता है, यानी दुख को भी खत्म कर देता, ऐसा नाम रख लिया उसने। इसने वापस से अपनी राजधानी कैपिटल किसको बनाया, पाटलिपुत्र को। ऊपर वाले ने शिशुनाग ने भैया वैशाली को शिफ्ट कर लिया था कैपिटल। अब भैया इसको मार देता है, इसको मारता नहीं है बल्कि इसका इसी तरीके से, इसमें कई सारे शासक आए हैं पर मेन कोई पेपर में पूछा जाता है तो मेन ये दो होते। उसी तरह इसका जो लास्ट है, लास्ट वाला भी अब मेन ही हो जाता है, क्योंकि भैया उसके बाद उसको कोई ना कोई मार डालता है और फिर दूसरा वंश चालू हो जाता है। जैसे पिछले वाले में नाग दशक को हमने फालतू पढ़ा जबकि वो अयोग्य था, पर उसको मारा किसने, इसने, तो याद करना पड़ेगा भाई। उसी तरह इसका लास्ट जो वो था शासक, वो था नंदीवर्मन, जिसको महापदम नंद ये एक अलग है दूसरे वंश से, और ये नंदीवर्मन है। तो नंदीवर्मन किस उसका लास्ट शासक है, तो कई लोग जब ऑप्शन में नंद वंश आता है ना, तो नंद वंश की शुरुआत की थी महापदम नंद ने, और बच्चे के ऑप्शन में कंफ्यूजन लगा देते हैं। जबकि नंदीवर्मन किस साम्राज्य का आखिरी शासक था, शिशुनाग वंश का, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर रखना। फिर महापदम नंद इसको मार डालते हैं और दूसरे वंश की स्थापना हो जाती है नंद वंश। अब नंद वंश ने किसको किसको कैप्चर किया, देखो बिहार अब इतना नहीं, मतलब मगध साम्राज्य उस समय अब इतना नहीं बचा था, अब और बड़ा। ये तो बिहार तो कैप्चर हो ही गया था, वेस्ट बंगाल भी कैप्चर हो गया, इधर नीचे मध्य प्रदेश भी कैप्चर हो गया, इधर यूपी का भी, ईस्टर्न यूपी वाला पार्ट भी कैप्चर हो गया। यानी अब मगध साम्राज्य क्या हो रहा था, बहुत बड़ा विशाल रूप ले रहा था धीरे धीरे। तो देख रहे हैं आप धीरे धीरे इतना बड़ा हो जाएगा अभी चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे कि भैया अफगानिस्तान भी मगध में ही आ जाता है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं क्या, नंद वंश को देखते हैं। ठीक है, सो अब देखो अब क्या है, नंद वंश, महापदम नंद ने किसको मार दिया भैया, शिशुनाग वंश के आखिरी वंशज को, जिसका नाम क्या था, नंदीवर्मन है। अब नंदीवर्मन से कंफ्यूज होकर नंद वंश मत लगा देना, टिक प्लीज याद रखिएगा। तो नंदीवर्मन को किसने मारा, महापदम नंद को, नंद ने। ठीक है, अच्छा महापदम नंद को संस्थापक के साथ साथ एक इनको ये भी बोलते हैं दूसरा परशुराम या फिर भार्गव भी इन्हीं को बोला जाता है। अब बोला जाता है, अगर मैंने यहाँ लिख दिया है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, पेपर में वो चांसेस आना बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब महापदम नंद ने एक राट और एक कक्ष की उपाधि धारण की, कब, कलिंग का युद्ध जीतकर। हालांकि ये पूरी तरह से कलिंग को नहीं मिला पाए, कलिंग यानी आज के टाइम के उड़ीसा को कहते हैं, उस टाइम कलिंग उसको बोलते थे, कलिंग। तो ये क्या हो रहा था, विस्तार हो रहा था मगध का, तो इन्होंने क्या किया, उड़ीसा तक, वेस्ट बंगाल तक तो पहुंच ही गए थे भैया शिशुनाग वाले। अब इन्होंने उड़ीसा में भी क्या किया, हमला करके कब्जा करने की कोशिश की, पर पूरी कब्जा नहीं कर पाए। जो कि पूरा कब्जा किसने की थी, अशोक के टाइम पे जब कलिंग युद्ध हुआ पूरे तरीके। खैर उसका पुराण भी मिलता है, अब ऐहोर अभिलेख के अंदर उसकी चर्चा भी है। ठीक है, फिर भैया इसके बाद आते हैं दूसरे शासक जिनका नाम था धनानंद। ये थे महापदम नंद, यह है धनानंद। धनानंद के टाइम ही एक बहुत ही महान शासक सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट जिसको बोलते हैं, सिकंदर ने आक्रमण किया था भारत पर। हालांकि धनानंद ने नहर निर्माण का काम भी कराया, यानी नहर बनाया, पानी के सिंचाई के लिए नहर बनवाया। कहाँ पे, कलिंग में यानी उड़ीसा में। और धनानंद लेकिन बहुत ही क्रूर शासक था। अभी तक मगध में जितने भी शासक हैं उन सभी में से सबसे ज़्यादा क्रूर शासक कौन था, धनानंद। और बहुत ज़्यादा अहंकारी भी था। इसके टाइम पे इसकी सेना बहुत बड़ी हो गई थी। मगध साम्राज्य की जो सेना थी बहुत ज़्यादा विशाल रूप हो गई थी, इतनी विशाल कि सिकंदर की सेना भी एक पल को डरती थी कि धनानंद की सेना बहुत विशाल है भारत में। सिकंदर जिसको पूरे आधी दुनिया जीतने का, सिकंदर ये कहा जाता है सिकंदर को जितना दुनिया के बारे में पता था कि जितनी दुनिया है उसने उतनी जीत ली थी, अगर उसको समझ गए ना। तो उसकी सेना भी कमज़ोर पड़ रही थी धनानंद के टाइम, समझ रहे हो ना मगध की पावर। तो खैर, पर ये वही है, अहंकार आपको कभी ना कभी क्या करता है, विनाश की ओर ले ही जाता है। वो टाइम आता ही है, वही हुआ। इसके जब सिकंदर आक्रमण करने वाले थे भारत को, तो इनके दरबार में आए चाणक्य यानी चालुक्य, जिसको बोला जाता है अर्थशास्त्र का विधाता। तो चाणक्य आए। अब इसने क्या किया, चाणक्य ने बताया होगा कि भैया आप इस तरीके से नहीं जीत सकते हो सेना से, भैया सिकंदर से आपको थोड़ा सा युद्ध नीति, कूटनीति अपनानी पड़ेगी, तभी आप उससे जीत पाओगे। ये सब सुन के कहता है, अरे तू होता कौन है, तूने मेरे को क्या, इसको चलिए सभी लोग इसकी चोटी काट के इसको भगा दो। मतलब इतनी ज़्यादा उनकी क्या कि बेइज्जती कर दी और तुरंत उन्हें निष्कासित कर दिया, भगा दिया अपने दरबार से। अब ये देख के बहुत ज़्यादा एकदम, भाई किसी के साथ भी ऐसा करो उसको गुस्सा ही आएगा। तो इन्हीं के शिष्य थे कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। अब
सिकंदर जैसे ही चला गया, सिकंदर तो भैया चला गया था, आपको पता होगा सिकंदर के बारे में भी उसको डायरिया वगैरह हो गया था। खैर, तो सिकंदर यहाँ से चला गया था क्योंकि जब सिकंदर आक्रमण कर रहा था तो उस समय ये आए थे उधर पंजाब वाले साइड से आ रहे थे, तो उधर ब्यास नदी बहती है जो कि उस समय बाढ़ उसमें आ गई थी। बैटल ऑफ हाइडेपेस भी आपको पता होगा, उसमें बाढ़ के कारण क्या हो गया था, सिकंदर वहां से अपनी सेना को आगे नहीं ला पाया और सेना उसकी डूब जा रही थी, मतलब सेना काफी नुकसान पहुंचा सिकंदर की, इसलिए वो पीछे लेके चला गया था। उसके बाद धनानंद क्योंकि क्रूरता कर ही रहा था, उसकी जो जनता थी बड़ी परेशान थी इससे, ये वो बहुत ज़्यादा मतलब एक इंस्टेबिलिटी थी। अब इसी इंस्टेबिलिटी का फायदा उठा के चाणक्य और उसके शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य ने मिलके धनानंद को मार दिया और धनानंद खत्म। यहीं से नंद वंश की खात्मा हो गया और नया वंश चालू हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य वंश। हालांकि मौर्य वंश को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, अभी केवल सिकंदर के बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल में बताता हूँ। ठीक है, समझ गया ना। चाणक्य की चोटी काट के भगाया था, इसलिए चाणक्य ने मिलके किसने इसको मारा है धनानंद को, चंद्रगुप्त मौर्य। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य मार दिया इसको। ठीक है, अब जानते हैं थोड़ा सा सिकंदर के बारे में, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। जहाँ से क्वेश्चन आने के चांस है उसको थोड़ा हाईलाइट करके पढ़ेंगे। अब सिकंदर के बारे में जान लेते हैं, सिकंदर की पत्नी का नाम, पिता का नाम, ये सब क्योंकि पेपर में पूछ लेता है। तो चलो सॉप देखो यार, इसके फादर का नाम फिलिप था। आपने फिलिप्स की लाइटें देखी होंगी, बड़ा इंपॉर्टेंट मतलब इसी के जो खानदान में नाम है ये काफ़ी ज़्यादा वर्ल्ड वाइड फेमस है। जैसे सिकंदर जो जीता वही सिकंदर, भाई समझ रहे हो, पूरी दुनिया मतलब जो जितनी उसको पता था उतना तो जीत ही लिया था। अगर उसको पता होता आधी और दुनिया के, वैसे बोला जाता है सिकंदर को 59% दुनिया के बारे में केवल पता था, बाकी की जो कितनी बची 41% उसके पता नहीं था, इसलिए वो उसको जीत नहीं पाया। खैर, तो ये रहने वाला था मैसिडोनिया का, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है। फादर थे फिलिप्स इसके, मदर का नाम ओलंपिया था, वाइफ का नाम रेक्सोना था, रेक्सोना। घोड़े का नाम इसके ब्यूसेफेराल था, ब्यूसेफेराल। ब्यूसेफेराल नामक एक गांव भी इसने, यानी एक तरीके का शहरी समझो, स्थापित किया था जब वो भारत पे युद्ध करने आ रहा था, ये पूछा जाता है। इसके घोड़े का ही नाम था, उसी के नाम पे घोड़ा। भाई उस समय बढ़िया 10-10 कुंटल के होते थे घोड़े, एकदम ताकतवर, समझ रहे हो, राजा का घोड़ा बहुत ताकतवर होता था। और इसी की तबीयत खराब हो गई थी, इसी वजह से सिकंदर ने अपने वो वापस लिए थे सैनिक। ऐसा नहीं कि सिकंदर डर मान गया था ना, बाढ़ आने के बाद, ब्यास नदी में बाढ़ आने के बाद भी वो युद्ध के लिए एकदम तैयार था, अपने सैनिकों को एकदम जज्बा बढ़ा रहा था कि देखो सिकंदर क्या था, जब भी युद्ध होता था अगर उसके सैनिक डाउन ऑन हो रहे हैं तो खुद ही युद्ध में उतर जाता था, खुद से हार पैर ये वो मारना। और उस समय भाई इज्जत करते थे लोग अपने राजाओं की बहुत ज़्यादा, तो सैनिकों के अंदर एक जोश बढ़ जाता था और इस तरीके से उसने हर जगह कायम कर लिया अपना जीत। फिर गुरु के नाम इसका था अरस्तु। गुरु का नाम, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम चाणक्य, अभी पिछले में बताया। अरस्तु, अरस्तु के गुरु का नाम था भैया प्लेटो, जिसको अफलातून भी बोलते हैं। पूछा जाता है क्वेश्चन, अफलातून किसको बोलते हैं, प्लेटो को। आपने पढ़ा होगा 9th-10th की हिस्ट्री ज्योग्राफी में। अरस्तु इसके गुरु का नाम था, किसके, अलेक्जेंडर या फिर सिकंदर, उसके गुरु का नाम प्लेटो, प्लेटो को अफलातून बोलते हैं। उनके भी गुरु का नाम सोक्रेट्स था। सोक्रेट्स वही हैं जिनको एक जहर का कटोरा पिला के इनकी मृत्यु कर दी गई थी। हालांकि ये जो पत्नी थी इनकी माता ओलंपिया ने भी फिलिप को इसी तरीके से मारा था। अब क्यों मारा था ये सब मत जानो, ठीक है। अब जानते हैं भारत में जब आया था तो किन राजाओं से इसने युद्ध किया था सबसे पहले, ठीक है। अब देखो यार, यहाँ पे मैंने एक मैप बना रखा है, मैप पे थोड़ा मत जाना, थोड़ा ऐसी ड्राइंग है मेरी, ठीक है। तो मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ, ये आज के टाइम का पाकिस्तान ये रहा और ये इंडिया है। अब क्या था, जब अलेक्जेंडर आया तो सबसे पहले आगे तो पाकिस्तान पड़ेगा, तो पाकिस्तान में एक जगह है तक्षशिला। आपको बताया था सबसे पहली यूनिवर्सिटी कौन सी थी वर्ल्ड में, तक्षशिला विश्वविद्यालय, ठीक है ना। और सबसे पहली हॉस्टल प्रोवाइड करने वाली विश्वविद्यालय कौन सा था, जो कि बिहार में था, नालंदा विश्वविद्यालय है भी, ठीक है, ओके। तो जब यहाँ पे आए तो यहाँ पे एक राजा था आम्बिक। आम्बिक से इन्होंने युद्ध नहीं किया क्योंकि आम्बिक डर गया अलेक्जेंडर से, अरे भैया पूरी दुनिया में जीतने वाला हमारे से युद्ध करेगा, डर के मारे उसकी स्वाधीनता स्वीकार कर ली। तो आम्बिक के साथ तो कोई युद्ध नहीं हुआ, तो आगे बढ़ गए आराम से, बढ़ते बढ़ते फिर आए पंजाब के रीजन में, भारत में क्योंकि एंट्री करनी थी ने, भारत को भी पता चल गया था भारत भी जीतना है। तो यहाँ आए, यहाँ पे राजा मिले, राजा पोरस। अब राजा पोरस से इनकी एकदम नोक झोंक मस्त लड़ाई हुई पंजाब में, एकदम जानते ही एकदम 7-7 फुट के एकदम जवान। तो जो नदी के बीच में इनका युद्ध हुआ वो थी झेलम की नदी, और ये युद्ध कहलाया बैटल ऑफ हाइडेपेस। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ये बैटल ऑफ हाइडेपेस किसके बीच में हुआ, अलेक्जेंडर और राजा पोरस के बीच में। आम्बिक ने तो हार ही मान ली थी, कहा ठीक है भैया हम सॉरी कहते हैं, ठीक है। अब पोरस ने, तो ये दोनों राजा थे जिनके बीच में युद्ध हुआ, आम्बिक और राजा पोरस। इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना, ये पंजाब के थे। अच्छा,
सिकंदर जब मरा तो उसका जो मकबरा था, यानी कि दफन करके जो मकबरा बनाया गया, वो है बेबीलोन में। बेबीलोन की एक और खासियत है कि यहाँ पे झूलता हुआ जो बगीचा है यहाँ का, एक मतलब झूलता क्या, वो जो भी है, हवाएं बढ़िया चलती हैं, लगता है झूल रहा है वो बगीचा। वो बगीचा झूलता हुआ वो कहाँ है, हमारे जो 7 अजूबे हैं ना, उनमें से एक है। अभी तो 8 हो गए हैं, एग्नोर टेम्पल कंबोडिया का भी उसमें शामिल हो गया है। तो 7 अजूबे थे पहले, मान लो 8 अजूबों में से एक है, जिसमें एक ताजमहल है, एक ये झूलता हुआ बेबीलोन का बगीचा है, और एक तो एग्नोर जो अभी बताया मैंने, टेम्पल कंबोडिया का। तो ऐसा कुछ है। अब नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग जानेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, यानी मौर्य वंश के बारे में शुरू कर देंगे। ये सभी लोग कहाँ राज कर रहे थे, मगध में, ठीक है ना। तो मगध में कौन था भैया उस समय, जो जब ये सिकंदर आए, महापद्मनंद नहीं, धनानंद था उस समय। और धनानंद को मार डाला किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, और मौर्य वंश की स्थापना कर दी। ठीक है, याद रखिएगा, ये पेपर में पूछा आता है। अच्छा बताओ मुझे, शिशुनाग वंश का आखिरी कौन था, नंदीवर्मन। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको याद हो गई होंगी आशा करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद और पढ़ते रहिए।